एक समान वृत्तीय गति आपको हम पढ़ा रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, चल रहा था। और पहला वीडियो जो है आपको भेजा गया था, उम्मीद है आप देखे होंगे और पसंद भी आपको आया होगा। तो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको हमने बताया था कि कैसे उसमें वेग परिवर्तन होता है और कौन कौन से वेग होते हैं। जैसे एक होता है कोणीय वेग, ठीक है ना, एक होता है रेखीय वेग। तो कोणीय वेग क्या है, उसके कौन कौन से फार्मूले हैं वो आपको हमने बताया था। रेखीय वेग में और कोणीय वेग में क्या संबंध है, इस पर भी चर्चा हुई थी, है ना। कहा गया था v इक्वल टू आर ओमेगा, अर्थात रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग या रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, ये सूत्र आपका है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन अगर किसी चीज में हो तो आप बेझिझक जो है चाहे ग्रुप में पूछ सकते हैं, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, चाहे जहां भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वो बताया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो बात भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन तुरंत हो सकता है रिप्लाई ना मिल पाए। आप जब भी क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक ना। चलिए, तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग हो गया और रेखीय वेग हो गया। अब उसके बाद है अभिकेंद्र त्वरण। क्योंकि एक समान वृत्तीय गति चल रही है तो एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये आपको बताया हमने। अगर एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो इस वृत्तीय गति में वस्तु की चाल भले ही एक समान रहे लेकिन उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। वृत्तीय गति में दिशा में परिवर्तन हर क्षण होता रहता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर वेग परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है ना। वैसे इसमें त्वरण जो है दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श रेखीय त्वरण। और दूसरा होता है रेडियल एक्सीलरेशन, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण बोलते हैं, त्रिज्य त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे उसका नाम क्या पड़ता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर लगा रहता है। और रेडियल इसको बोलेंगे जो त्रिज्या की दिशा में है। तो त्रिज्या जो है वो अभिकेंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ ही तो आती है, ठीक है ना। तो अगर यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। कोई वस्तु यहां पर है तो इसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो दो तरह के त्वरण जो है वो होते हैं। एक होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखीय त्वरण, एटी, ठीक है। ये है आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। और दूसरा जो है क्या है? अभिकेंद्र त्वरण, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की तरफ होती है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं ए आर से। ए आर का मतलब होता है रेडियल एक्सीलरेशन या त्रिज्य त्वरण, और उसी को हम नाम देते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ऐसा त्वरण है ना जिसकी दिशा हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन लगातार होता रहता है, इसलिए जो है ये आपका कोणीय त्वरण भी होता है। एक कोणीय त्वरण जो है हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, वो हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र त्वरण आपका ए आर है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। वैल्यू कितनी इसकी होती है वो निकालना होगा, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू पूछा जाए, इसका जाए एटी भी है, ए आर भी है। किसी वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण में दो तरह के त्वरण होते हैं, एक एटी है और दूसरा ए आर है। तो टोटल जो त्वरण आपका है, अगर ए से लिखा जाए, ए से, तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए इक्वल टू अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ऐसे ए इक्वल टू क्या होगा? एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। क्योंकि एक बिंदु पर अगर दो बल लगे हुए हैं
समकोण दिशा पर लगे हुए हैं, 90 अंश का कोण बीच में है, तो दोनों बीच कोण 90 अंश अगर है तो आप जानते हैं कि r इक्वल टू होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो थीटा 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है, पूरा पद खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा r इक्वल टू √a² + b², तो वही एक पहले वाले का स्क्वायर एक दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है। अब आपको ar की वैल्यू निकालनी है। अभिकेंद्र त्वरण की कितनी वैल्यू होती है वह वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये केंद्र हो गया आपका, क्लियर। कण यहां बिंदु ए पर है, इसी समय कोई कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, कहां पर है वो, बिंदु ए पर है, क्लियर। यहां पर इसका वेग क्या है, v1, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। कुछ टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद, है ना, डेल्टा टी टाइम के बाद समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात एक कण आपका पहुंच गया बिंदु बी पर। यहां पर इसका वेग क्या हो गया, v2। दिशा स्पर्श की आप जान ही रहे, पहले v1 था, डेल्टा टी टाइम बाद v2 हो गया। यहां ध्यान देना है कि v1 और v2 दोनों के जो परिमाण हैं वो परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों की दिशाओं में डिफरेंस है। दोनों के बीच कोण कितना आएगा, ये कोण आपका आएगा, मान लो कोण जो है आपका डेल्टा थीटा है, ये कोण आपका है क्या है, डेल्टा थीटा है, ठीक है। यहां a से b तक की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा s, क्या हो गई है, डेल्टा s, ठीक है, डेल्टा s। अब देखो एक त्रिभुज आपका ये o बिंदु है, एक त्रिभुज आपको मिल गया OAB। इस OAB त्रिभुज में जो ये भुजा है आपकी, ये चाप आपका, ये चाप क्या है आपका, डेल्टा s लंबाई का है। चाप कितनी लंबाई का है, डेल्टा s लंबाई का चाप है ये। और कितना कोण ये अंतरित कर रहा है, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। ये भुजा क्या है, ये भुजा r और r है। अब इसके इक्विवेलेंट पे आ जाओ, इक्विवेलेंट पे v1 जो है ये पहले वाले वेग का परिमाण है, देखो ये हो गया आपका v1, ये हो गया आपका v1। v1 और v2 के बीच कितने कोण बना हुआ है, डेल्टा थीटा का। अरे यहाँ आप एक बिंदु पर थे, v1 ये वर्टिकल में जा रहा था, ठीक है ना, और ये भुजा आपकी यहाँ आ गई, डेल्टा थीटा कोण घूमे ना, तो v1 और v2 के बीच कोण बनेगा जब ये, तो डेल्टा थीटा ही बनेगा ऐसे, ये ऊपर की तरफ है और ये घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, डेल्टा थीटा कोण बना। तो यहाँ पर v1 आपका इधर हो गया, v2 आपका ये हो गया, ये हो गया आपका v2। बीच वाला कोण कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा, ठीक है। और ये भुजा कितनी हो गई, यही तो परिवर्तन हुआ, कल आपसे चर्चा हुई थी ना, परिवर्तन v1 की दिशा और v2 दिशा में आप दो वेक्टर खींचेंगे तो दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वही दोनों के वेगों में परिवर्तन को मापता है, तो डेल्टा की परिवर्तन हो गया। यहाँ v1 और v2 दोनों के परिमाण बराबर है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही मान है। दो लिखा गया इसलिए क्योंकि वेग सदिश राशि है, ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू तो अलग अलग मानी जाएगी, लेकिन दोनों के परिमाण एक ही रहेंगे, v1 और v2 के परिमाण एक ही रहेंगे। अब इस अवस्था में एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, इसका नाम क्या देते हैं, PQR, ये नाम रख देते हैं। एक त्रिभुज PQR है जिसकी साइड v1, v2 और डेल्टा भी है। दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है जिसकी साइड यहाँ पे कौन सी है, R है, डेल्टा s, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, क्योंकि ये डेल्टा थीटा कोण, ये डेल्टा थीटा कोण दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, क्लियर बात हो गई। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप इस डेल्टा थीटा का मान देखना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका मान देखना चाहेंगे ये भी हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये दोनों मान बराबर ही है। दोनों मान लीजिए, ये भी आपका v के बराबर है, ये भी v के बराबर, परिमाण इसका, ये वेक्टर जो अलग अलग हो गए, परिमाण दोनों का एक ही है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान जरा यहाँ नोट कर दे, डेल्टा एस डिवाइड बाई आर। डेल्टा एस आपका ये हो गया चाप इस त्रिभुज का, तो डेल्टा एस डिवाइड बाई आर ये हो गया चाप बटा त्रिभुज। यहाँ पर डेल्टा वी, ये तो डेल्टा थीटा के सामने वाली भुजा डेल्टा वी, तो ये हो गया आपका डेल्टा वी डिवाइड बाई, इन दोनों भुजाओं की वैल्यू एक ही है, चाहे v1 लिखो चाहे v2 लिखो, दोनों को हमने v परिमाण मान लिया है, तो हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? सही ना? ऐसे हो गया डेल्टा एस डिवाइड बाई आर, यहाँ डेल्टा वी डिवाइड बाई वी हो गया। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड, यहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया 1 अपान आर, यहाँ 1 अपान वी। ध्यान दीजिएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी है, 1 अपान वी यहाँ निकाल लिया, डेल्टा अपान डेल्टा टी है, 1 अपान आर यहाँ निकाल लिया। क्लियर? ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 1 अपान आर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं, बराबर 1 अपान वी, यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। लिमिट समझ रहे हैं ना? लिमिट का मतलब है कि जो डेल्टा टी है वो अति सूक्ष्म ले रहे हैं, क्योंकि अति सूक्ष्म डेल्टा टी लेंगे तभी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को हम ds बटे dt लिखेंगे, और ds बटे dt ही तो वेग होता है, या dv अपान dt लिखेंगे तो वो त्वरण होता है। चलिए, तो ये हो गया 1 अपान आर ds, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को हम लिखेंगे ds बटे dt, और ये दूरी बटे समय है, तो ये क्या हो गया, वेग हो गया, इसको लिखेंगे v से, बराबर यहाँ आ जाओ 1 अपान v लिखा है, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपान डेल्टा टी dv बटे dt हुआ, और यही आपका एक्सीलरेशन त्वरण हुआ है ना, यही आपका त्वरण हुआ, और इसको हम कहते हैं अवकेंद्र त्वरण। ये हो गया, v को ला ऊपर कर दो तो v इंटू v करोगे v स्क्वायर हो जाएगा, r आपका ही है, तो हो जाएगा ar बराबर v स्क्वायर डिवाइड बाई, यही आपका जो है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है, AR इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई r। क्लियर? AR इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई r, अर्थात रेखीय वेग का वर्ग बटे स्मॉल r है त्रिज्या, स्मॉल r है त्रिज्या, ठीक है ना? और कल हमने बताया था आपको कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, है ना? v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, अगर यहाँ रखोगे r ओमेगा तो AR इक्वल टू हो जाएगा, v की वैल्यू r ओमेगा हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एक r से कटेगा तो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात हो गई? तो जो आपका अवकेंद्र त्वरण है उसका एक फार्मूला तो ये हो गया v स्क्वायर डिवाइड बाई r, दूसरा फार्मूला हो गया आपका r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों फार्मूले हैं, एक v स्क्वायर बटे r और एक क्या हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना? दोनों फार्मूले किसके हैं, ये दोनों फार्मूले आपके अवकेंद्र त्वरण के फार्मूले हैं। ये बात हो गई? चलिए, अब देखिए अभिकेंद्र त्वरण को आपको मालूम हो गया। अब अभिकेंद्र बल है ना, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अभिकेंद्र बल क्या है, किसी भी वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण पर उस पथ के केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्र बल वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ कार्य करने वाला बल है जो गति करने वाली वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है ना। इसका मान कितना होगा, सिंपल सा फार्मूला, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगा हुआ है तो वह बल जो है F उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान आपका m है, त्वरण आपका a है, गुणा कर दीजिए। तो अभिकेंद्र बल F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a की वैल्यू क्या है, वही अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र बल निकाल रहे हो तो अभिकेंद्र बल में जो त्वरण काम करेगा वो अभिकेंद्र त्वरण ही तो है। तो उसका फॉर्मूला भी निकला ना, क्या, v स्क्वायर बटे r, v स्क्वायर बटे r हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बटे। तो अभिकेंद्र बल का ये सूत्र हो गया mv स्क्वायर बटे r। या अभी a की वैल्यू क्या निकली थी, r ओमेगा स्क्वायर, यहां निकला था ना, यहां आपको लिखा गया था अभिकेंद्र त्वरण a इक्वल टू क्या था, r ओमेगा स्क्वायर। तो आप चाहे तो यहां रख दीजिए, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आप ma में a की वैल्यू v स्क्वायर बटे r रखे थे तो r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। तो f इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर और m v स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों अभिकेंद्र बल के फार्मूले हैं। F इक्वल टू क्या होता है, m r ओमेगा स्क्वायर या m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, चलिए अभिकेंद्र बल के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे, ठीक है ना, देखिए सूर्य और जितने भी खगोलीय पिंड हमारे हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, समझ रहे हैं ना। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्र बल चाहिए। कोई भी वस्तु है अगर वो वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसको वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी, बिना बल के वो नहीं घूम पाएगी। अब वो बल कहीं भी से भी मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है या अन्य खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आपको पता है कि प्रत्येक दो पिंडों के बीच में, ब्रह्मांड में कोई दो पिंड हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है ना। और यह आकर्षण बल जो है न्यूटन ने बताया था कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बल होता है, केंद्र बल होता है ना, वह दोनों खगोलीय पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण बल के लगे कोई पिंड किसी का चक्कर नहीं लगा सकता। इवन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बल कहां से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बल जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल है, ठीक है ना, वहां से मिलता है। कूलाम के नियम से जो आकर्षण बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये आप 12th में पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। तो ये दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है उनसे ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कोई भी खगोलीय पिंड है अगर वो चक्कर लगा रहा है या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस समय यह जो आपका आकर्षण बल है ये प्राप्त होता है। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, अगर वृत्ताकार पथ पर आप मुड़ना चाह रहे हैं, समझ रहे बात को, वृत्ताकार पथ पर आप मुड़ना चाह रहे हैं तो आपको मुड़ने के लिए साइकिल झुकानी पड़ेगी, पक्का है। बिना साइकिल झुकाए आप मोड़ पर मुड़ नहीं सकते, ठीक है। और साइकिल झुकाएंगे तो क्या होगा, साइकिल के पहिए और जमीन के बीच में घर्षण बल प्राप्त होगा। उस घर्षण बल के नाते ही आप वृत्ताकार पथ में घूम पाते हैं। तो साइकिल के पहिए और जमीन के बीच जो घर्षण बल प्राप्त होता है वही आपको घूमने के लिए वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्र बल उपलब्ध कराता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि पिंडों, अगर कोई भी वस्तु जो है वह वृत्तीय गति कर रही है तो उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल के लगे वो नहीं आपका पिंड नहीं घूम सकता। इसी अभिकेंद्र बल के अगेंस्ट में एक छद्म बल, जिसका नाम है अपकेंद्र बल। कौन सा नाम इसका है, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र।
या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब केंद्र बल, अब केंद्र बल क्या करता है, अंदर की तरफ लगता है, और अब केंद्र बल जो है बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। जब हम किसी वृत्ताकार पथ में घूमते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ एक बल लगा हुआ है ना, और वह बल हमको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। ऐसा बल वास्तव में होता नहीं है, ये जो अपकेंद्र बल है, इसलिए इसको बोलते हैं छद्म बल। क्या बोलते हैं इसको, छद्म बल बोलते हैं, या स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स या छद्म बल या झूठा बल या आभासी बल, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि ऐसा बल जो है आभास तो होता बल लग रहा है, लेकिन ऐसा बल वास्तव में लगता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, अपकेंद्र बल। क्या इसका नाम है, अपकेंद्र बल, ठीक है ना। तो जो अपकेंद्र बल आपका है वो एक वृत्ताकार पथ में गति करने वाले कण पर लगने वाला एक आभासी बल है। जैसे आप जो है, जो मेरी गो राउंड वाला झूला होता है, मतलब आप बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ और राउंड में झूला ऐसे झूल रहा है, आप झूल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है, आपको लगता है कि कोई को बाहर धक्का दे रहा है, अगर आप अपने को पकड़ करके, छड़ अगर लगी है, छड़ को पकड़ करके अंदर की तरफ नहीं रखे रहेंगे तो आप बाहर तरफ गिर जाएंगे। आपको लगता है कोई बाहर आपको धक्का दे रहा है, राउंड में जितना तेज चलेंगे आप उतना तेज लगेगा, धक्का आपको तेज लग रहा है बाहर की तरफ, आप जकड़ के पकड़े रहते हैं, अंदर की तरफ आप उसको अपने को धकेले रखते हैं। तो ये जो बल का एहसास होता है वो अपकेंद्र बल है। वास्तव में बल ये लगता नहीं है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में आप घूम रहे हैं तो हर क्षण आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आप में जड़त्व का गुण होता है ना, आप जिस पोजीशन में रहते हैं उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, और हर क्षण आप में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को आप रोकने के लिए अपने को अंदर को धकेले रखते हैं। वास्तव में कोई बल अलग से नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब आप अगर गाड़ी खड़ी है और एकाएक चल देती है तो आपको एहसास होता है कोई आपको धक्का दे रहा है ना, पीछे आप गिर जाते हैं। बल लगता भी आपको है कि बल लग रहा है, लेकिन वास्तव में कोई बल वहां लगता नहीं है, क्योंकि आप अपने को जड़त्व का जो नियम है उसके हिसाब से अगर बस चलनी शुरू कर दे रही है, आप भी चलना शुरू कर दे तो आप नहीं गिरेंगे, लेकिन आप लापरवाही से बैठे हुए हैं तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वैसे ही राउंड के झूले पर अगर आप सावधानी नहीं बैठे हुए हैं तो आप बाहर तरफ गिर जाएंगे। या आप राउंड वाले झूले पर मान लीजिए ऐसे कोई प्लेटफार्म में खड़े हैं और वो प्लेटफार्म घूमना कर दे, चलना शुरू कर दे, तो आप बाहर की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं, ठीक है ना। अपकेंद्र बल की एग्जांपल भी आपको बता दिया हमने। दूध निकालने वाली जो मशीन होती है, क्रीम निकालने वाली मशीन, क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें क्या करते हैं, दूध को भर देते हैं, उस बड़ा सा जो है बड़ी सी मशीन होती है क्रीम निकालने वाली, ठीक है ना। दूध की पेराई करते हैं उसमें, जब दूध को घुमाते हैं बहुत तेजी के साथ तो क्रीम वाले जो कण होते हैं क्या होता है, वो हल्के होते हैं। क्रीम वाले कण हल्के होते हैं, समझ रहे हैं। दूध वाले मतलब कण जो है भारी होते हैं। जब मथते आप हैं, ठीक है ना, तो क्रीम वाले कण चूंकि हल्के हैं इसलिए उन पर कम अभिकेंद्र बल काम करता है। F क्या होता है, v²/r, है ना। उनका द्रव्यमान कम होता है, क्रीम वाले कण हल्के होते हैं तो m कम होगा, उन पर अभिकेंद्र बल भी कम काम करेगा। तो क्रीम वाले कणों पर जो अभिकेंद्र बल है वो कम कार्य करता है, इसलिए वो छोटे त्रिज्या वाले वृत्त में घूमते हैं। और जो दूध वाले कण होते हैं वो भारी होते हैं, उन पर बल ज्यादा काम करता है, तो ज्यादा बल काम करेगा, दूर वाले वृत्त में वो घूमेंगे, ठीक है। तो क्रीम वाले चूंकि छोटी त्रिज्या में घूमते हैं तो सारी क्रीम जो होती है वो क्या होती है, बीचों बीच आ जाती है। उसको मथने के बाद आप क्या करते हैं, रोक करके बीच में से हाथ डालकर निकाल लेते हैं क्रीम, फिर आप मथते हैं, फिर जो क्रीम बचती है फिर बीच में आती है, इसको निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे पूरी दूध की क्रीम जो है निकाल करके उसको जो है बिना क्रीम वाला जो दूध है वो पैकेट में अलग रेट में बिकता है, और जो मलाई वाला दूध है, क्रीम वाला दूध है, वो अलग रेट में बिकता है, समझ रहे हैं। कोई 24 रुपये पैकेट है, कोई 30 रुपये पैकेट है, ऐसे उसको क्रीम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो भी इसी सिद्धांत पे, अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा दिया गया आपको उतना आप नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके आगे जो टॉपिक होगा वो आपको हम बताएंगे।